हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या दी हुई है 6 की पावर n, यानी 6 की घात n क्या हो रही है? 0 पर समाप्त होगी। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमें जांच करना है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। हमने आपको शुरू में भी बताया था कि प्राकृत संख्या हम ऐसी संख्या को कहते हैं जो क्या है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कहने का मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे, 5 होंगे, 6, 7, 8 ऐसे करके चलते हुए अनंत तक जाएगी, तो वो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और अनंत तक जाती है। अनंत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक, यानी जिसका कोई अंत ना हो, ये होती है हमारी प्राकृत संख्या। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? गिवन दैट 6 की घात n, ये हमें दिया हुआ है, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमने बताया n कुछ भी हो सकता है, 1 से शुरू होकर कुछ भी हो सकता है। n की संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 6 का फैक्टर निकालेंगे, यानी 6 का यदि हम जब गुणनखंड निकालेंगे 2/6, ये हमारा क्या है? इसके गुणनखंड। तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 6 के गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि 6 का गुणनखंड निकालने पर ये 6 का गुणनखंड आया। उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो 6 की घात n दिया हुआ है, आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। ठीक, 6 की मान क्या आया था? 2 × 3, तो 2 × 3 हम ऐसा लिखेंगे और इसके पूरे की घात में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो 6 दिया है इसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद लिखेंगे 6 बराबर 2 × 3, फिर 6 की घात n बराबर, क्योंकि n दिया हुआ है घात में, तो 2 × 3 और पूरे की घात में n, इतना हम करेंगे। इसके बाद अब आप ये बताइए कि यदि हम 2 × 3 करते हैं, 2 × 3 करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। और यदि हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2 × 5 करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा कि नहीं? क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो 6 की घात n है, यदि हम इसको सॉल्व करें यानी हल करें, तो जो हमारा अंत में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन क्या इसमें संभव है? यदि हम 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो कभी संभव नहीं है। जब तक, यानी 0 आने के लिए इसके जो गुणनखंड है 2 × 5 होना अनिवार्य है, तभी 0 आएगा अंत में। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हम लिखेंगे, तो परिणाम में हम लिखेंगे ये जो 6 की घात n है, 6 की घात n है, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमें यहाँ पर लिखना होगा, स्टेटमेंट, ये कथन लिखना होगा कि जो 6 की घात n है किसी भी संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। कहने का मतलब यदि हम 6 को सॉल्व करेंगे तो उसके अंतिम में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 × 3 आ रहा है। 0 आने के लिए कम से कम 2 × 5 आना अनिवार्य है। तो हमें परिणाम के रूप में लिखना होगा कि 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसे 0 होने के लिए ये सब लिखोगे आप। 0 होने के लिए कम से कम 2 × 5 होना अनिवार्य है। 2 × 5 होना अनिवार्य है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, एक ये दिया हुआ है और दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये बताना है।
क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये संख्या और ये संख्या पूरी भाज्य संख्या क्या है, क्यों है। तो भाज्य संख्या हमने बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम क्या हो 3 गुणनखंड हो। हमने बताया था कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके कम से कम क्या हो 3 गुणनखंड होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 9 ही ले लिया, 9 को 3 से जब डिवाइड किया 3, 3 से 1, 1 से एक बार, तो 9 के कितने गुणनखंड निकल के आए 3, फिर 3, फिर 1, यानी 3 गुणनखंड आए कम से कम, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, तो भाज्य संख्या हमने समझा। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये दिया हुआ है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुणे 11 कितना होता है 77 होता है, ठीक, गुणे 13 प्लस 13, ठीक। 13 और 13 दोनों में से कॉमन है, हमने क्या किया 13 निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 77 प्लस 1। इसको भी हमने जब सॉल्व किया तो 13, 77 और 1 कितना हो गया 78, तो 13 गुणे 78, ठीक। इसको भी जब सॉल्व किया हमने तो 13 गुणे 78 जब गुणा किया तो मिल के आया 1014। अब 1014 के हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे 1014 के गुणनखंड निकालेंगे। चलिए गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कितना आता है, गुणनखंड निकालना आपको आता होगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 पंचे 10, ठीक, फिर 0, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 नमा 27। अब 169 13 से जाएगा, 13 13 हम 169, 13 को फिर 13 से दिया हमने 1 आया, ठीक। इस तरह हमने इसके गुणनखंड निकाले। तो इसके गुणनखंड कितने आए, गुणनखंड यानी कि फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, तो इसके फैक्टर कितने आए 4 आए। हमें क्या बताना था कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, यानी कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो आप हमें ये बताइए इसके फैक्टर कितने आए 4, और कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए थे 3। हमने बताया था कि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड या 3 फैक्टर होना अनिवार्य है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर आए हैं, यानी कम से कम 3 से ज़्यादा फैक्टर आए हैं। तो अतः हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः जब हमने इस संख्या को हल करके देखा तो इसके गुणनखंड 3 से ज़्यादा आए, अतः यह क्या है भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दी गई संख्या के हमने गुणनखंड करके देखा, गुणनखंड करने के बाद पाया कि इस संख्या के 3 से ज़्यादा गुणनखंड आए हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक। अब हम इसको आगे बनाएंगे, ठीक है। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसको अगले पेज में बताता हूँ। क्वेश्चन में आगे ये दिया हुआ था, अगले स्टेप में दिया था कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। इसको सॉल्व किया, चलो सॉल्व करते हैं। ये वाली संख्या को आप सॉल्व करोगे, यानी इसको गुणा करोगे आपस में। जब गुणा करोगे तो ये पूरा गुणा करके आएगा 5040, प्लस ये 5 है तो 5 लिखोगे। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 5000 कितना हो जाएगा 45, ठीक। जब 5045 के आप फिर से क्या करोगे गुणनखंड निकालोगे। चलो यहाँ पे हम इसके गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 5 से इसको काटा, 5 एकम 0, 5 शून्यम पन्नमा 45। अब 1009 को ढूंढो किस संख्या से विभाजित होगी, 2 से, 3 से, 4 से, कोई भी संख्या ढूंढो। जब हमने ढूंढा तो देखा ही किसी संख्या से नहीं हो रहा, ये 1009 अपने आप से होगा। तो चलो 1009 को 1009 से दिया, एक बार गया, और एक 1 से, तो इसको कितने, इसके कितने गुणनखंड आए 3 आए गुणनखंड। चलो लिख देते हैं 5 गुणे 1009 गुणे 1। भाज्य संख्या होने के लिए यानी कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए थे 3। तो 3 है कि नहीं आप बताइए, 3 गुणनखंड है। अतः लिखोगे दी गई संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हैं, अतः यह हमारी संख्या क्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या की यही तो शर्त होती है कि उसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। हमने आपको भाज्य संख्या जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो बेसिक डिटेल में आपको बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो इसके कम से कम 3 गुणनखंड आता है, यह क्या है भाज्य संख्या है, ठीक। तो आप लिखोगे दी गई संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड आता है, यह भी संख्या क्या है भाज्य संख्या है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया दिया हो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाएगा।
दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं ना। एक खेल का मैदान है, कैसा मैदान है? खेल का मैदान है, ठीक। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? वृत्ताकार ऐसा पथ बना हुआ है, ठीक। ये वृत्ताकार क्या है? पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया, ठीक। इसको एक चक्कर ये पूरा लगाने में, मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। ऐसे आप 18 लिखोगे, ठीक। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ये सब गोला वोला नहीं बनाना। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, वो भी यहीं से शुरू करता है, ठीक है। रवि को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। सोनिया इसी मैदान का एक चक्कर लगाती हैं, ऐसा गोल गोल जाती हैं, ऐसा घूम के, तो इसको 18 मिनट लगते हैं। जबकि रवि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। तो रवि तो फास्ट है भाई, रवि फास्ट है, बहुत जल्दी लगा ले रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप लिखना सबसे पहले क्या लिखोगे कि सोनिया, आप हिंदी में लिखोगे कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगते हैं, ऐसा मिनट लिखोगे। जबकि रवि उसी मैदान के चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है, ठीक। आप ऐसा लिखोगे, दो कथन आप लिखोगे। फिर इसके बाद आगे क्या करोगे? फिर आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान से, ये जो स्थान है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, यानी इसी दिशा की ओर, एक ही डायरेक्शन की ओर दोनों क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहाँ से शुरू किए थे उसी स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए सोनिया और रवि इसी स्थान से इसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ऐसा क्या करती है? रवि भी ऐसे करता है और सोनिया भी ऐसे करती है, ठीक है। तो वो जहाँ से शुरू किए थे, यानी जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पर कितने समय बाद वो मिलेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हमें समय निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 18 के, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 18 के गुणनखंड या फैक्टर निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं हमने बताया था, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 18 का जब हमने किया 2 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड निकल के आया, 2 तिहाई 6 तिहरी 18। इसी तरह हमने क्या किया? 12 के गुणनखंड निकाले, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे जहाँ से चलना दोनों शुरू किया था। तो इसके लिए हमें 18 और 12 में LCM निकालना होगा, LCM। तो चलिए 18 और 12 का हम LCM निकाल लेते हैं। LCM के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो कॉमन देखना है। कॉमन देख लो, ये वाला पोर्शन 2 कॉमन है और एक ये 3 वाला है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि कॉमन वाले को लिख लेते हैं। तो कॉमन वाले से 1 2 निकाला और इस कॉमन वाले से 1 3 निकाला। अब जो कुछ बचा हुआ है, 1 3 ये बचा हुआ है और 1 2 ये बचा हुआ है, दोनों को चलिए लिख लेते हैं। इसको भी हमने लिख लिया और इसको भी लिख लिया। अब इसका जब हमने आपस में गुणा किया, 2 तिहाई 6 तिहरी 18 दुनाई 36, कितना आया निकल के? LCM जो आया 36। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि यही हमारा उत्तर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे मिनट ऐसे करके लिख देंगे। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। और इसी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट क्लास यानी अगली वीडियो में करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और साथ साथ में सजेशन ज़रूर दीजिए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। हाँ, थोड़ा राइटिंग स्किल में थोड़ा
अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या है कि पेन डिस्टर्ब है, इसलिए राइटिंग स्किल सही नहीं आ रहा है। धीरे धीरे हम राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।